हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केबीएस पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में लगी हुई पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत हमें पढ़ना है नाटक लिखने का व्याकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि नाटक लिखने का व्याकरण के अंतर्गत एनसीईआरटी में किन किन चीज़ों के बारे में बातचीत की गई है, क्योंकि देखने में आ रहा है कि जो एलडीसीई का एग्जाम हुआ था वो प्योर तरीके से एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर आधारित था। तो यहाँ पर भी हम इस टॉपिक के अंतर्गत नाटक पर गंभीरता से बात करेंगे और जो भी इस पुस्तक में दिया गया है उसके की पॉइंट्स को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम बात करें तो इस पाठ में नाटक और अन्य विधाओं के बारे में बात की गई है। नाटक में समय का बंधन, नाटक के तत्व, नाटक के विषय, नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा, नाटक की शिल्प संरचना पर बातचीत की गई है। सबसे पहले जब आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पर मराठी नाटककार विजय तेंदुलकर का एक कथन दिया गया है कि नाटक का तंत्र लेखक को खुद निश्चित करना पड़ता है। नाट्य तंत्र के नियमों से मार्गदर्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पालन से ही अच्छा नाटक लिखा जा सकता है। विश्व के बहुत से अच्छे नाटक तो इन नियमों के अपवाद ही साबित होंगे। नाटक का माध्यम खून में उतर जाना चाहिए, संज्ञा पर उसकी छाप उठनी चाहिए, तभी कोई लेखक अच्छा नाटक लिख सकता है। तो विजय तेंदुलकर की एक परिभाषा नाटक के बारे में आप देख रहे हैं कि नाटक का तंत्र लेखक खुद निश्चित करता है और नाट्य तंत्र के नियमों से मार्गदर्शन तो मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल उसका पालन किया जाए तो अच्छा नाटक लिखा जाएगा, बल्कि विश्व के कई ऐसे नाटक लिखे गए हैं, अच्छे नाटक जो कि कई बार नियमों को नहीं फॉलो किए। और नाटक का माध्यम खून में उतर जाना चाहिए, संज्ञा पर उसकी छाप उठनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर विजय तेंदुलकर कह रहे हैं। ठीक है, तो इनकी बातों को भी आप ध्यान में रखें, अगर कहीं से भी प्रश्न आता है तो आप पकड़ लें। आगे बात करें तो हमारी भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। अगर हम भारतीय परंपरा के दृष्टिकोण से देखें तो नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है, यानी कि दृश्य काव्य कहा गया है। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हैं, मैंने काव्य के बारे में एक वीडियो लेक्चर में बताया कि एक तरफ दृश्य काव्य होता है और दूसरे तरफ श्रव्य काव्य। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक को रखा गया है और इसीलिए कई बार इसको रूपक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो जहां साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में ही एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं, वहीं एक नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी ही होता है। जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने आता है तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है। तो यानी आप कई विधाओं को देखेंगे तो उसमें लिखित रूप में ही वो रचनाएं कंप्लीट हो जाती हैं, जैसे उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास और कहानी। लेकिन आप देख रहे हैं कि नाटक का जो संबंध है वो मंचन से भी है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अगर परीक्षा में घुमा फिरा कर आए तो भी आप यहाँ पर पकड़ लें कि मंचन का संबंध किस विधा से है, वो नाटक से, तभी उसमें संपूर्णता आती है। वरना अगर मंचन में वो नाटक नहीं है सफल तो वो अधूरा ही माना जाएगा। इसलिए कई बार आप देखते होंगे कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों को माना जाता है कि रंगमंच के दृष्टिकोण से वो सफल नहीं है, जितना कि आप देखेंगे कि अंधायुग हो गया या फिर मोहन राकेश के नाटकों को रंगमंच के दृष्टिकोण से सफल माना गया है, जिसमें कि आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, आप खूब इसको देखते होंगे। जयशंकर प्रसाद के कुछ नाटक हैं जिसमें कि ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त को रखा जा सकता है, लेकिन पात्रों की ज्यादा संख्या होने की वजह से रंगमंच के दृष्टिकोण से उनको कम माना जाता है। तो खैर ये ध्यान में आपको रखना है कि नाटक का संबंध किससे है, मंचन से। निष्कर्ष रूप में यह है कि साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक यात्रा तय करती हैं, पर नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने भीतर समेटे हुए, जिस तत्व के बारे में बातचीत की जा रही थी। तो यानी नाटक को आपको ध्यान में रखना है कि वो लिखित रूप में तो है ही, इसके अतिरिक्त पढ़ने, सुनने
और देखने, तीनों के रूप में उसको देखा जा सकता है। तीनों का तत्व अपने अंदर नाटक समेटे हुए है। नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेषता को हमेशा याद रखना होता है, वह है समय का बंधन। इसको आप लोग भी अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए कि नाटक लिखते समय नाटककार को एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, वो है समय का बंधन। देखना पड़ेगा कि जो भी नाटक लिखा जा रहा है वो कितने समय का। अगर लंबे समय का होगा तो भी बोरियत महसूस होने लगेगी। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि इस समय जो पढ़ाई हो गई है उसमें भी आप देख रहे हैं कि आपको देखने के लिए भी मिलता है, सुनने के लिए भी मिलता है और पढ़ने के लिए भी मिलता है। जैसे मैं ये पीडीएफ प्रस्तुत कर रहा हूँ तो इसमें कहीं ना कहीं आप नाटक के तत्व को देख रहे होंगे और यहाँ पर समय का बंधन भी होता है। जैसे कुछ लोग हैं जो कि व्यूज पाने के लिए 5 से 20 मिनट का वीडियो बनाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब तक आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट ना हो तब तक लगता है कि चीजें क्या है, अधूरी हैं। तो समय का बंधन इंपॉर्टेंट है नाटककार के लिए। अगर वो नाटक लिख रहा है तो इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। समय का यह बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है। एक नाटककार को यह भी सोचना जरूरी है कि दर्शक कितनी देर तक किसी कहानी को अपने सामने घटित होते देख सकता है। तो यानी कि नाटककार को दर्शकों के बारे में भी सोचना है कि वो जिस कहानी को लिख रहा है दर्शक उसको कितनी देर तक देख सकते हैं या फिर उसको झेल सकते हैं। इसीलिए कई बार आप देखते होंगे कि लंबे टाइम की जो फिल्में होती हैं जिनका समय ज़्यादा होता है वो कई बार फ्लॉप हो जाती हैं। कुछ फिल्में हैं जो कि 1.5-2 घंटे की होती हैं, वो बहुत हिट हो जाती हैं। तो क्योंकि फिल्मों की का उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आप में से बहुत लोग होंगे जो कि नाटक में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते होंगे या फिर उनको इस तरीके का माहौल नहीं मिलता होगा कि वो रंगमंच पे भी उसको प्रस्तुत होते देखें। हालांकि जो विद्यार्थी जेएनयू और बीएचयू से पढ़े होंगे, डीयू में होंगे, महानगरों से पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर कई बार साप्ताहिक रूप से नाट्योत्सव मनाया जाता है जिसको कि रंग महोत्सव भी कहा जाता है। तो हो सकता है कि वहां पर देखने के लिए मिल जाए। लेकिन फिल्म तो सारे लोग देखते हैं, तो नाटक का एक दूसरा रूप फिल्म भी हो सकता है। नाटक और फिल्म में अंतर यह है कि नाटक को लाइव वहां पर प्रस्तुत किया जाता है। मान लीजिए नाटक को प्रस्तुत करते हुए बगल में कोई गमला रखा गया और गमला गिर गया तो वहां पर गमला को सीधा नहीं किया जाएगा। लेकिन फिल्म में क्या होता है कि अगर शूट करते समय गमला गिर जाता है तो फिर वहां से उतनी सीन काट दी जाएगी। यही थोड़ा अंतर है फिल्म और नाटक में। नाटक एकदम लाइव होता है। ठीक है, तो दर्शक को भी ध्यान में रखता है नाटककार, इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। अगला है कि नाटक में किसी भी चरित्र का पूरा विकास होना जरूरी है। अगला जो पॉइंट है कि नाटक में किसी भी चरित्र का पूरा विकास होना भी जरूरी है, इसीलिए समय का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। नाटक में 3 अंक होते हैं, इसलिए उसे भी समय को ध्यान में रखकर बांटने की जरूरत होती है। कम से कम 3 अंक होते हैं। अगर इससे कम अंक हो गए तो उसको नाटक न कहकर एकांकी विधा में मान लिया जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है कि आ जाए कि कम से कम कितने अंक होने चाहिए। यदि हम भरत लिखित नाट्य शास्त्र को भी देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आप भरत को ध्यान में रखिए, नाट्य शास्त्र को। यदि हम भरत लिखित नाट्य शास्त्र को भी देखें तो उसमें भी नाटककारों से यह अपेक्षा की गई थी कि नाटक के हर एक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट की हो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नाट्य शास्त्र में प्रत्येक अंक के लिए कितने समय की अवधि निर्धारित की गई है, 48 मिनट की। यानी कि एक अंक है तो 48, फिर दूसरा 48, तीसरा 48, तो ऐसे ही जोड़ लीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, उनको आप ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं, अभी तक हम बात जितना कर रहे थे वो समय का बंधन के अंतर्गत कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि दूसरा महत्वपूर्ण अंग है शब्द। आपने शब्द को देखा, कविता में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल था। अगर कविता वाला लेक्चर आप लोग देखे होंगे तो वहां पर था कि शब्द इंपॉर्टेंट है, और नाटक में भी आप देख रहे हैं कि दूसरा महत्वपूर्ण अंग है शब्द। वैसे यह साहित्य की सभी विधाओं के लिए आवश्यक होता है, पर साहित्य की ही 2 विधाओं कविता और नाटक के लिए शब्द का विशेष महत्व होता है। मान लीजिए जब क्वेश्चन एनसीईआरटी की पुस्तकों पर आधारित होगा तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किन 2 विधाओं में शब्द का इंपॉर्टेंट रोल है। तो वहां पर कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास लिख दिया जाएगा और फिर बदलते हुए पैटर्न पे पूछा जा सकता है कि ए बी सी सही है
ए और सी सही है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आने लगे हैं अब। चार मतलब क्वेश्चन है, फिर चार ऑप्शन है, फिर इसके बाद चार ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आएगा तो आप लोग तुरंत बता देंगे कि कविता और नाटक के लिए शब्द का विशेष महत्व है। नाटक की दुनिया में शब्द अपनी एक नई निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। नाटक की दुनिया में शब्द अपनी एक नई निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। हमारे नाट्य शास्त्र में भी वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा गया है। इसको ध्यान में आपको रखना है कि नाट्य शास्त्र में वाचिक यानी कि बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा गया है। तो आप अपने नोटबुक पर लिख सकते हैं कि शरीर किसको कहा गया है? वाणी को। कहानी तथा उपन्यास शब्दों के माध्यम से किसी स्थिति, वातावरण या कथानक का वर्णन करते हैं या अधिक से अधिक उसका चित्रण कर पाते हैं। एक नाटक के लिए जरूरी होता है उसका कथ्य। अब तीसरा पॉइंट यहां पर आ गया, समय के साथ पहला समय था, दूसरा आपका शब्द है, तीसरा हो गया कथ्य। पहले कहानी के रूप को किसी शिल्प, फॉर्म अथवा संरचना के भीतर उसे पिरोना होता है। उसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ, जानकारी या अनुभव होना चाहिए। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है संवाद। ठीक है, ये जो चौथी बात कही जा रही है कि नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है संवाद। दूसरी किसी विधा के लिए यह कतई जरूरी नहीं है कि वह संवादों का सहारा ले, लेकिन नाटक का तो उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। इसलिए मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया जाए कि नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्या है, और ऑप्शन में दिया गया संवाद, कथ्य और शब्द या फिर समय, तो वहां पर आपका आंसर क्या होगा? संवाद हो जाएगा। तो इसी तरीके से प्रश्न आएंगे। आगे बात करें तो नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और अंत में उपसंहार जैसे तत्व अनिवार्य। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि नाटक के लिए तनाव, तनाव मतलब मानसिक तनाव नहीं, बल्कि हमेशा एक उत्सुकता, एक रोमांचकता बनी रहे कि आगे क्या घटेगा। दूसरा है उत्सुकता, तीसरा है रहस्य, चौथा रोमांच और पांचवा जो है उसका उपसंहार। ये इसके अनिवार्य तत्व हैं। इसके लिए आपस में विरोधी विचारधाराओं का संवाद जरूरी होता है। यही कारण है कि नायक प्रतिनायक, नायक प्रतिनायक सूत्रधार की परिकल्पना भारतीय या पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में आरंभ से ही की गई थी। जिस नाटक में इस तत्व की जितनी संभावनाएं ज्यादा होंगी वह नाटक उतना ही सफल होगा। इसीलिए कई बार आप जब फिल्में देखते हैं या फिर नाटक ही देखते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें खलनायक कौन है। कई बार जो खलनायक होता है उसके माध्यम से ये पता चल जाता है कि ये फिल्म या नाटक बहुत अच्छा होने वाला है, या फिर नायक बहुत अच्छा है, क्योंकि नायक और खलनायक दोनों का सशक्त होना बहुत ही जरूरी है। यानी इसमें से अगर कोई एक लूज होता है तो फिर वो अच्छा नहीं नाटक माना जाएगा या फिल्म अच्छी नहीं मानी जाएगी। टक्कर का होना चाहिए, तभी वो क्या है, सफल होगा। जैसे यहाँ पर एक कथन दिया गया है स्कंदगुप्त का कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। संवाद अनगिनत संभावनाओं को उजागर कर देता है। और ये तो कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिए कि स्कंदगुप्त से लिया गया है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। एक तरीके से फिलोसफिकल ये है। अगर किसी को याद हो कि ये किसका कथन है और वो कमेंट्स कर कर बता दे तो बहुत अच्छा होगा। आगे बात करें तो नाटककार नाटक के कथानक के माध्यम से जो कुछ चाहता है उसे अपने चरित्रों और उनके बीच होने वाले परस्पर संवादों से ही अभिव्यक्त करता है। लेकिन ऐसा कभी भी न लगे कि वह पहले पहले से निश्चित विचारों को मात्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। ऐसी स्थिति में नाटक नाटक न रहकर सिर्फ शब्दों के रूप में विचारों का एक पुंज सा होकर रह जाता है। तो पहले से निश्चित नहीं होना चाहिए। और नाटककार नाटक के कथानक के माध्यम से चरित्रों और उनके संवादों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, लेकिन ये पहले से ना हो कि सेटिंग। ठीक है, हालांकि लोग रिहर्सल करते हैं जिनको जो भी पात्र दिया जाता रहता है, लेकिन उसमें नाटकीयता बनी रहनी चाहिए।
नाटक ही ऐसी विधा है जो हमेशा वर्तमान काल में घटित होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर बताया जा रहा है। मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाए कि नाटक किस काल में घटित होता है, तो बहुत लोगों को लगेगा ये भूतकाल में हो सकता है, भविष्य काल तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान काल में घटित होता है, इसको अपने दिमाग में रखिए। यहाँ तक कि नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्य काल से संबद्ध हो, तब भी उसे वर्तमान काल में ही घटित होना पड़ता है। तो जो लोग रंगमंच पर नाटक को खेलते हुए देखे होंगे या फिर प्ले को देखे होंगे, वो इस चीज को और आसानी से समझ रहे हो। नाटक वर्तमान काल में घटित होने वाला विधा है, इसको ध्यान में रखिए। नाटक और रंगमंच जैसी विधा का सृजन मूलतः अस्वीकार के भीतर से ही होता है। एक अच्छा नाटक वही है जो कथा को आपसी बहस मुबाहिसों से आगे बढ़ाए। अच्छा, एनसीईआरटी की खास विशेषता है कि वो थोड़ा सा हिंदुस्तानी भाषा का ज्यादा प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक अच्छा नाटक वही है जो कथा को आपसी बहस मुबाहिसों से आगे बढ़ाए, यानी कि वाद संवाद, अगर मैं इसको बोलूं वाद संवाद से आगे बढ़ाए। नाटककार को पहले घटनाओं का चुनाव करना पड़ता है, फिर उन्हें एक निश्चित क्रम में रखना पड़ता है। जब भी कोई नाटककार लिखता है तो पहले वो घटनाओं का चुनाव करता है, फिर उनको क्रमबद्ध रखता है। ये नहीं कि पहले अंक में कुछ है फिर दूसरे अंक में कुछ है, तो क्रमबद्धता नाटक में भी जरूरी है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। तो इस तरीके से हमने देखा इस चैप्टर में कि केवल भाषा का ही व्याकरण नहीं होता है, बल्कि जो विधाएं होती हैं उनका भी व्याकरण होता है। और यहाँ पर हमने नाटक लिखने के व्याकरण से परिचय प्राप्त किया कि आखिरकार नाटक लिखने का व्याकरण क्या होता है। तो आपने देखा, बहुत सारी चीजों को देखा कि नाटक कैसे लिखा जाता है। पहला तो है कि इसे दृश्य काव्य कहा जाता है, इसका संबंध मंचन से होता है, इसमें समय का ध्यान रखा जाता है, इसमें चरित्रों का भी ध्यान रखा जाता है, शब्द इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फिर इसके बाद देखा गया कि नाटक में जो भी बोला जाता है वो एक तरीके से उसका शरीर है, अगर बोला ही नहीं जाएगा तो फिर वो सही मायने में नाटक ही नहीं होगा। फिर उसका कथ्य इंपॉर्टेंट है, फिर संवाद है, फिर उसके कुछ अनिवार्य तत्व हैं जिसमें तनाव है, उत्सुकता है, रहस्य है, रोमांच है, उपसंहार है। फिर नायक प्रतिनायक और सूत्रधार की परिकल्पना भी बहुत जरूरी है, वही नाटक को सफल करते हैं। ठीक है, अस्वीकार की भावना भी नाटक में ज्यादातर रहती है, यानी कि वाद विवाद संवाद से नाटक आगे बढ़ता है, हमेशा वर्तमान काल में घटित होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और क्रमबद्ध इसका एक नियम होता है, निश्चित क्रम होता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा और नाटक का व्याकरण तो अब आपको कभी भूलेगा ही नहीं। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि ये हमारा प्रयास आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।